Hello everyone. Today we are start for law of demand. Law of demand is very important question for your 12th board examinations. तो start कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन, ध्यान दे. लॉ ऑफ डिमांड सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि लॉ ऑफ डिमांड किसने लिखा है. लॉ ऑफ डिमांड लिखा है अल्फ्रेड मार्शल ने. अल्फ्रेड मार्शल कौन थे? जिसने प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स ये बुक लिखी थी. वो बुक पब्लिश कब हुई थी? 1890 में. बेसिक चीजें पता होना चाहिए, एकदम बेसिक. बेसिक क्या है? अल्फ्रेड मार्शल ने लॉ लिखा. सबसे इंपॉर्टेंट लॉ कौन सा है? लॉ ऑफ डिमांड. पहली लाइन वही लिखना है. लॉ ऑफ डिमांड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ फॉर कंजम्पशन. ये लॉ लिखा गया है कंजम्पशन के लिए, याद रहेगा. ये लॉ लिखा गया है कंजम्पशन के लिए. कंजम्पशन बेस्ड लॉ कहते हैं इसे. अब इस लॉ की पहली लाइन, सबसे पहला, इस लॉ को जब आप लिखोगे एग्जाम में आपको आएगा 8 मार्क्स के लिए. 8 मार्क्स के लिए आप किस तरीके से लिखोगे उसके लिए ध्यान दें. सबसे पहला 1 मार्क्स के लिए आपको इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा. ये आएगा 1 मार्क्स के लिए. दूसरा टाइम का चालू करो. दूसरा आएगा स्टेटमेंट. तीसरा इसका शेड्यूल. फोर्थ डायग्राम. शेड्यूल के साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी कर देना आपको. ये आपको कवर करेगा 4 मार्क्स. ये आपको कवर करेगा 4 मार्क्स के लिए. अभी आपको ध्यान क्या रखना है कि लॉ ऑफ डिमांड क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो या तो अजम्पशन पूछेगा या तो एक्सेप्शन पूछेगा. अल्फ्रेड मार्शल ने जब लॉ लिखा तो हर बार लॉ लिखने के टाइम पे 2 चीजें लिखी, एक अजम्पशन और एक एक्सेप्शन. लॉ ऑफ डिमांड जब लॉ लिखा गया तो 2 चीजें लिखी गई, एक है अजम्पशन और एक है एक्सेप्शन. अजम्पशन और एक्सेप्शन. अजम्पशन और एक्सेप्शन हम लोग ये दोनों में से कोई एक आएगा 4 मार्क्स के लिए. कितने मार्क्स के लिए? 4 मार्क्स के लिए कोई भी एक आएगा. लेकिन पढ़ना तो दोनों है, पता नहीं दोनों में से कौन सा है. अगर सिर्फ इतना पूछे लॉ ऑफ डिमांड तो आप क्या करोगे? सिर्फ लॉ ऑफ डिमांड बोला तो आपको दोनों लिखना पड़ेगा, अजम्पशन भी और एक्सेप्शन भी. अगर आपने फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड अच्छे से पढ़ा है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, प्राइस, इनकम, पॉपुलेशन, एडवर्टाइजमेंट, याद आ रहा है कुछ? प्राइस, इनकम, पॉपुलेशन, एडवर्टाइजमेंट, टेस्ट हैबिट, टैक्सेशन पॉलिसी, ये सब अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, लास्ट लेक्चर का क्वेश्चन अगर अच्छे से पढ़ा है तो वही लिखना आपको. यहाँ पे नो चेंज इन, वो पॉइंट का नाम. जैसे प्राइस को छोड़ के सब लिख सकते हो. जैसे एग्जांपल नो चेंज इन पॉपुलेशन, सिर्फ नो चेंज इन लिखना है आपको. बाकी का पूरा डिटर्मिनेंट्स याद, अगर आपको डिटर्मिनेंट्स अच्छे से याद है तो वही लिखना है. नो चेंज इन इनकम, नो चेंज इन, नो चेंज इन taxation, no change in taste habit, फिर इसके बाद no change in advertisement. याद है? और ऐसा पॉइंट आपको कम से कम 5 पॉइंट लिखना है, कम से कम, मिनिमम. उसी तरीके से एक्सेप्शन में भी है. एक्सेप्शन के पॉइंट्स क्या क्या है? देखो, पॉइंट नंबर 1 इसका है गिवन गुड्स. गिवन गुड्स, प्रेस्टीज गुड्स. थर्ड आता है हैबिचुअल गुड्स, ये तीन गुड्स एक साथ याद रखना है।
उसके बाद आप याद रख लो प्राइस इल्यूशन, ये हो गया। उसके बाद स्पेकुलेशन, कोई भी 5 पॉइंट आप याद रख लो अच्छे से। ये आपका हो जाएगा एक्सेप्शन भी। असम्पशन में आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड अच्छे से पढ़ा है तो। अगर आपने डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड मेरा लेक्चर अटेम्प्ट नहीं किया है तो मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पर आप देख सकते हो। उस पर डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड एक क्वेश्चन पूरा मैंने वीडियो बनाया है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको याद है तो आपको असम्पशन याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ पॉइंट क्या लिखना है, नो चेंज इन, बस इतना ही लिखना है। याद रहेगा? ये याद हो जाएगा, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में आएगा लॉ ऑफ डिमांड, एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड एंड इट्स या तो असम्पशन या तो एक्सेप्शन। या तो असम्पशन आएगा एग्जाम में या तो एक्सेप्शन आएगा, दोनों में से एक आएगा, ठीक है। अभी सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, लॉ ऑफ डिमांड एक इंपॉर्टेंट लॉ है। लॉ ऑफ डिमांड एक इंपॉर्टेंट लॉ है। इस लॉ को लिखा है अल्फ्रेड मार्शल ने। लॉ ऑफ डिमांड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ फॉर कंजम्पशन, और इस लॉ को लिखा है अल्फ्रेड मार्शल ने। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स बुक है, वो बुक पब्लिश हुई है 1890 में। 1890 में। ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन खत्म। इंट्रोडक्शन के बाद आती है बात स्टेटमेंट की। स्टेटमेंट में क्या लिखना है, स्टेटमेंट में लिखना है अदर थिंग बीइंग इक्वल, अदर थिंग बीइंग इक्वल। अल्फ्रेड मार्शल ने कहा है कि मेरे सारे फैक्टर्स, ये सारे फैक्टर्स देख रहे हो ना, ये फैक्टर्स, अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट, मतलब सारे फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे। ये फैक्टर में कोई चेंज नहीं करूंगा मैं, लिखा है ना नो चेंज, कोई चेंज नहीं करूंगा, सिर्फ प्राइस पे चेंज करूंगा। किस पे करूंगा? प्राइस के अलावा किसी में चेंज नहीं करूंगा। इसका मतलब होता है अदर थिंग बीइंग इक्वल, मतलब मेरे सारे फैक्टर इक्वल रहेंगे। सारे फैक्टर, पॉपुलेशन, इनकम, टैक्सेशन, टेस्ट हैबिट, एडवर्टाइजमेंट या एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस, वो भी है, वो भी हो सकता है। तो आप अदर थिंग भी कांस्टेंट लिख लिए, अदर थिंग में इक्वल लिख लिए। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद स्टेटमेंट में लिखना है, ध्यान से सुनना। स्टेटमेंट में आपको क्या लिखना है, प्राइस, एरो ऊपर जा रहा है, आपको याद रखना है, यहाँ पे एच लिख के रखता हूं मैं आपके समझने के लिए। एच मतलब हायर, एच का मीनिंग है हायर। तो हायर द प्राइस, प्राइस क्या हो रहा है, हायर हो रहा है। हायर द प्राइस, प्राइस किसका होता है, इंसान का, क्या गुड्स का, गुड्स का। तो हायर द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी, हायर द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी स्मॉलर द क्वांटिटी डिमांड, स्मॉलर द क्वांटिटी डिमांड। डिमांड का पूरा नाम है क्वांटिटी डिमांड, डिमांड का पूरा नाम क्वांटिटी डिमांड। हायर, एच मतलब हायर, प्राइस ऊपर जा रहा है तो हायर, हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, स्मॉलर द क्वांटिटी डिमांड। दूसरा सेंटेंस इसका, अब हायर है तो अब क्या आ जाएगा, लोअर, लोअर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, लोअर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, लोअर द प्राइस ऑफ कमोडिटी ग्रेटर द क्वांटिटी डिमांड। ये इसका स्टेटमेंट है अल्फ्रेड मार्शल का। बताना चाहिए था सिंपल में कि प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है, और प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ रही है, ये बताना था। लेकिन थोड़ा लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग था, बस तरीका क्या किया, हायर लिख दिया। क्या लिख दिया, हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, स्मॉलर द क्वांटिटी डिमांड, लोअर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, ग्रेटर द क्वांटिटी डिमांड। मतलब
इसका ये है कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगा और प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगा। इसे कहते हैं इनवर्स रिलेशन। इनवर्स यहाँ पे लिख के रखता हूं आपके समझने के लिए, इसे कहते हैं इनवर्स रिलेशन। ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आएगा, याद रखना कि प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड आर डैश रिलेशन। कौन सा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। हमको याद रखना है कौन सा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन। उसके बाद आप शेड्यूल बनाओगे पॉइंट नंबर 3 में। उसके बाद आप शेड्यूल बनाओगे और शेड्यूल के बाद आपको बनाना है डायग्राम। ये तो आपने देख लिया हैबिचुअल गुड्स। अब शेड्यूल बनाना है, शेड्यूल के बाद डायग्राम बनाना है। शेड्यूल और डायग्राम किस तरीके से प्रिपेयर होगा देखो यहाँ पे। शेड्यूल प्रिपेयर कर लो। ये आपका प्राइस ऑफ कॉमोडिटी। बस मुझे ये बताओ कि प्राइस बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? टेक्स्टबुक है आपके पास? देखो वो वाले टेबल में दिख रहा है, वो वाला। हाँ, प्राइस बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? प्राइस कम हो रहा है। पहले कितना है? 50 है। पहला 50 है, फिर उसके बाद प्राइस कम हो रहा है ना, ठीक है, मतलब प्राइस कम करना है आपको, तो डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। चलो देख लेते हैं। क्वांटिटी डिमांड ये होता है केजी में, किलो में। प्राइस कम हो गया तो डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी। जब 50 रुपया प्राइस था, मैं आम खरीदने के लिए गया था, मैंगो, पहले हफ्ते में गया मैंगो खरीदने के लिए, तो प्राइस था 50 रुपए किलो, तो मैंने 1 किलो खरीदा। दूसरे हफ्ते में प्राइस क्या हो गया? कम हो गया, 40 रुपया हो गया। अब मैं कितना किलो खरीद रहा हूँ? 2 किलो। फिर प्राइस क्या हो गया? कम हो गया। प्राइस कम हो गया, जैसे जैसे प्राइस कम होता जाएगा मैं अपना वजन क्या करूंगा? बढ़ाता जाऊंगा। ये बढ़ा दिया क्वांटिटी डिमांड। फिर प्राइस कम किया, फिर हमारा डिमांड क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा। फिर प्राइस कम हो गया, फिर हमारा डिमांड क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। बराबर? तो इसी को कहते हैं इनवर्स रिलेशन। प्राइस कम होता जा रहा है, डिमांड बढ़ती जा रही है। इसी के बेस पे आपको डायग्राम भी बनाना है, ठीक है? कर्व देखते हैं, डिमांड कर्व कैसे बनता है। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, यहाँ पे 0, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड और यहाँ पे प्राइस, ठीक है? चलो प्राइस हो गया। अभी क्वांटिटी डिमांड कितना है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5। अब यहाँ पे 10 से लेके 50 तक, 10 20 30 40 और ये 50। अभी पहला प्राइस है, पहला प्राइस कितना है? रुक गया ठीक है। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? क्या हो रहा है? उधरी से चालू, उधरी से चालू हुआ। हो गया, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। इसके बेस पे पहला प्राइस था 50, डिमांड कितना है? 1। ये डिमांड है हमारा। जब तक 50 नहीं आता तब तक रुकना नहीं है। 50 आ गया, रुक गया, ये पहला हो गया। सेकंड में कितना है? 40 और 2। जब तक 40 नहीं आता तब तक आपको रुकना नहीं है। ये देखो 40 आ गया, क्रॉस चेक किया, 40 आ गया। 30 पे 3, ये 3 है। 30 किधर है? ये आ गया 30, ठीक है? उसी तरीके से 20 पे कितना है? 4, ये 20 है और ये देखो 20 भी आ गया, 4 भी आ गया। 10 पे कितना है? 5, ये 10 है और 5 किधर है? इधर। इसको अभी आप क्या करोगे? लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है? इसी को कहते हैं डीडी। डीडी का मतलब होता है डिमांड कर्व। डीडी का मतलब होता है डिमांड कर्व।
डीडी का फुल फॉर्म डिमांड कर। तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद स्टेटमेंट, उसके बाद शेड्यूल, उसके बाद डायग्राम। इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे? लॉ ऑफ डिमांड एक इंपॉर्टेंट लॉ है कंजम्पशन के लिए। अल्फ्रेड मार्शल ने प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक बुक लिखा है। बुक पब्लिश हुई है 1890 में। 1890 में बुक पब्लिश हुई है। ये आपका इंट्रोडक्शन खत्म। स्टेटमेंट में क्या लिखोगे? स्टेटमेंट में लिखोगे अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, अदर थिंग बीइंग इक्वल। उसके बाद लिखो प्राइस बढ़ गया, डिमांड कम हो गया, बराबर। फिर प्राइस कम कर दो, डिमांड बढ़ा दो। उसको लिखना कैसे इंग्लिश में? हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी। हायर कर दो प्राइस बढ़ गया, स्मॉलर द क्वांटिटी डिमांड, क्वांटिटी डिमांड स्मॉलर द क्वांटिटी डिमांड। फिर लोअर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, लोअर कर दो प्राइस को लोअर कर दिया, अब डिमांड को ग्रेटर बढ़ा दो, डिमांड बढ़ गया। ये आपका स्टेटमेंट। उसके बाद शेड्यूल आपने देख लिया, डायग्राम देख लिया, ठीक है। उसके बाद असम्पशन और उसके बाद एक्सेप्शन। असम्पशन आपके सामने है। अगर आपने डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड अच्छे से पढ़ा है तो आपको असम्पशन याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्टली आप असम्पशन सिर्फ नो चेंजिंग लिख के याद कर सकते हो। उसके बाद एक्सेप्शन में आपको क्या है? गिवन गुड्स, प्रेस्टीज गुड्स। गिवन गुड्स का मतलब होता है सस्ता गुड्स, चीप गुड्स। अगर चीप गुड्स का प्राइस कितना भी कम कर दे तो उसकी डिमांड बढ़ेगी नहीं, उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मतलब एक्सपायरी गुड्स, जो गुड्स एक्सपायर हो गया वो आपको अगर खरीदने के लिए कहा जाए तो आप खरीदोगे? नहीं खरीदोगे, मतलब उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? कम। देखो रिलेशन कैसा दिख रहा है? सेम रिलेशन दिख रहा है। इसे कहते हैं डायरेक्ट रिलेशन। इसीलिए इसको नाम दिया एक्सेप्शन। मतलब ये अल्फ्रेड मार्शल के लॉ के लिए एप्लीकेबल नहीं है, इसीलिए उस तरीके से दिख रहा है। गिवन गुड्स का मतलब होता है चीप गुड्स, इंफीरियर गुड्स, खराब गुड्स, एक्सपायरी गुड्स। ऐसे गुड्स का प्राइस कितना भी कम कर दो, 10 की जगह 5 में मिलने दो, 1 रुपए में मिलने दो, लेकिन इसकी डिमांड बढ़ने वाली नहीं है, उसकी डिमांड नहीं बढ़ेगी, कम हो जाएगी। प्रेस्टीज गुड्स का मतलब होता है महंगा गुड्स। एग्जांपल के तौर पे डायमंड हो गया, ठीक है, जो लिमिटेड चीजें होती है, बहुत रेयर, प्रेस्टीज बोलते हैं इसको, महंगा, हाई क्वालिटी गुड्स। ये सिर्फ लोग अपने शो ऑफ के लिए लेते हैं, दिखावे के लिए लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे गुड्स का प्राइस कितना भी बढ़ा दूं मैं, डायमंड मुझे पता है कि कोहिनूर हीरा एक ही है, पूरी दुनिया में कोहिनूर हीरा एक ही है, मुझे पता है। अगर उसकी डिमांड में कितनी भी, सॉरी, इसका प्राइस में कितना भी बढ़ा दूं, कितना भी, तो उसके लेने वाले कम होंगे क्या? कभी कम नहीं होंगे। कितना भी उसका प्राइस बढ़ा दूं, उसकी डिमांड कभी कम होने वाली नहीं, क्योंकि वो रिच पीपल कैन बाय दिस प्रोडक्ट। रिच पीपल, अमीर लोग ये प्रोडक्ट खरीदते हैं अपने स्टेटस को और अपने सिंबल को क्रिएट करने के लिए। बहुत बार आपने देखा होगा कि आप कुछ लोगों को नाम से नहीं जानते होंगे, लेकिन उनके पास जो वो कपड़े पहनते हैं या फिर उनके पास जो कार है, अरे उसके बाद BMW, अरे BMW वाला गया, बोलते हैं ना हम लोग ऐसे, BMW वाला गया अभी, लेकिन उसका नाम हमको नहीं पता होता, उसके प्रोडक्ट से हम उसको जानते हैं। तो वो प्रेस्टीज गुड्स होता है, उसका प्राइस कितना भी बढ़ा लो उसकी डिमांड कम होने वाली नहीं है। उसके बाद है हैबिचुअल गुड्स। हैबिचुअल गुड्स का भी प्राइस कितना भी बढ़ा लो उसकी डिमांड कम होने वाली नहीं है। हैबिचुअल गुड्स मतलब तंबाकू, सिगरेट, अल्कोहल, ड्रग्स, लॉकडाउन में पता चल गया, ठीक है, ये सब सारी चीजों की इसका प्राइस कितना भी बढ़ा दो, इसकी खरीदारी, इसकी जो डिमांड है वो कम होती नहीं है, इसकी डिमांड और बढ़ती जाती है, कम नहीं होती है। उसके बाद है प्राइस इल्यूशन। प्राइस इल्यूशन में भी आप कस्टमर से कितना भी प्राइस चार्ज कर लो, प्राइस इल्यूशन का मतलब होता है एक कस्टमर ने ये अंदाजा लगाया, ये सोचा कि मैं जो प्राइस पे कर रहा हूं सामने वालों को, जैसे कोचिंग क्लासेस वालों का एग्जांपल लेता हूं, कि प्राइस इल्यूशन का मतलब होता है आपने इल्यूट किया, आपने सोचा कि दे आर गिविंग बेटर क्वालिटी, दे आर प्रोवाइडिंग बेटर सर्विस। आपको ऐसा लग रहा है वो लोग ज्यादा पैसा चार्ज कर रहे हैं तो अच्छी सर्विस देते होंगे, ऐसा आप सोचते हो। ये हमारी थिंकिंग हो चुकी है। वो लोग आपको क्या कर रहे हैं? प्राइस में इल्यूशन कर रहे हैं, प्राइस में आपको बढ़ा के दे रहे हैं। कोचिंग क्लासेस वाले आपको अगर प्राइस बढ़ा के देते हैं, जैसे महेश ट्यूटोरियल है, आप महेश में जाते हो पढ़ने के लिए,
तो आपको प्राइस असल प्राइस बहुत चार्ज करें तो आपको क्या लगता है वो अच्छी क्वालिटी आपको प्रोवाइड कर रहे होंगे डेफिनेटली, लेकिन हमारा ये माइंड सेट हो चुका है कि ज्यादा प्राइस चार्ज कर रहे हैं तो वो कितना भी प्राइस चार्ज करे, लेकिन स्टूडेंट्स वहां पे जाते ही उनकी डिमांड कम होती नहीं है। उसके बाद है स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन का मतलब होता है अंदाजा लगाना, किसी चीज का अनुमान लगाना। अभी किस चीज का आप अनुमान लगाओगे? सिंपल है, आप एक कंज्यूमर हो, आप किस चीज का अनुमान लगाओगे? आप यही अनुमान लगाओगे, यही अंदाजा लगाओगे कि कल के दिन या तो प्राइस घटेगा या तो बढ़ेगा, बराबर? आप यही सोचोगे। आपके घर पे आपके जो भी घर के सदस्य जो बाजार लाते हैं, जो सामान लाते हैं मार्केट से, तो वो लोग तो यही सोचेंगे कल के दिन या तो शक्कर का भाव बढ़ेगा या तो कम होगा। अगर कल के दिन शक्कर का भाव बढ़ जाता है तो क्या करोगे? कल के दिन अगर शक्कर का भाव बढ़ जाता है, कल के दिन शक्कर का प्राइस बढ़ता है, तो एट प्रेजेंट क्या करोगे? एट प्रेजेंट आपकी डिमांड क्या होगी? बढ़ जाएगी। कल प्राइस बढ़ने वाला है, एक काम करता हूँ आज ही खरीद लेता हूँ। समझा आप सबको? इजी है। लॉ ऑफ डिमांड लिखने के लिए बहुत सिंपल तरीका है, पूरा लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन कर दिया। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब तो करने बोलो। अच्छा, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। वीडियो अच्छा लगा तो लोगों तक पहुंचाओ और क्या कर सकते हैं।